सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। तो ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज फॉर NDA 1 2023 का नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने वेदरिंग कवर करा था, वेदरिंग एंड इरोजन, जिसमें हमने वेदरिंग के अलग अलग टाइप्स देखे थे, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। एंड फिर हमने इनके भी फर्दर टाइप्स देखे थे। ओके, बायोलॉजिकल वेदरिंग हमारे डीप में सिलेबस में नहीं है तो हमने इसको नहीं देखा था, बाकी हमने फिजिकल और केमिकल को फर्दर डीप में जाके इनके फर्दर टाइप्स देखे थे। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर स्टार्ट करेंगे, बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का मेनली स्ट्रक्चर और उसका कंपोजिशन, कि एटमॉस्फेयर किससे बनता है, क्या होता है, कितनी उसमें लेयर्स है। एक एक लेयर के बारे में डीप में हम पढ़ेंगे, जितना ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर की लेयर में कौन सी लेयर का क्या यूज़ है, कितनी उसकी हाइट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसका वेटेज ज़्यादा है कंपेयरिंग टू इंडियन ज्योग्राफी, मोर और लेस। कभी कभार ट्रेंड चेंज होता है बट ज़्यादातर ये ट्रेंड रहता है। फिजिकल ज्योग्राफी में से भी देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा वेटेज क्लाइमेटोलॉजी का है। मैं आपको बता देता हूँ, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी चेक आउट दी PYQs। क्लाइमेटोलॉजी का सबसे ज़्यादा, क्लाइमेटोलॉजी स्पेल प्लीज डोंट माइंड द स्पेलिंग एरर, क्लाइमेटोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो ज्योग्राफी में हमको ये कवर करना है। सो अब मैं ये कवर करूंगा धीरे धीरे। ओके, एटमॉस्फेयर से हमने स्टार्ट करा एंड सून आई विल बी कवरिंग द होल क्लाइमेटोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट। हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। एक चीज़ मैं जो आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो में, कि यार मैं ना अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स है एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप है ना बार थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा वेट रखिए। मैं हो सकेगा तो हर 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, या हो सकता है हफ्ते में आपको एक वीडियो तो मैं आपको दे दूंगा। तो सो दैट आपको भी कुछ ना कुछ कंटेंट मिलता रहे। एंड जब तक आपके पास मेरा कंटेंट नहीं आ रहा तो आप किसी दूसरे चैनल से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, ठीक है। तो एंड यस प्लीज़ बार बार मैसेज मत करना कि सर नेक्स्ट वीडियो कब तक आ रही है, बिकॉज यार मैं ऑनेस्टली मैं बिजी चल रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव बीन अपलोडेड द होल ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बाय नाउ। अब तक मैंने पूरी ज्योग्राफी खत्म कर देनी थी, बट ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिल रहा बिकॉज ये प्रेजेंटेशंस बनाने में भी टाइम लगता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी। अगेन आप पहले से फॉलो करते हो तो पता होगा, अगर कोई नया देख रहा है। सो लेट मी टेल यू, माय नेम इज लक्षित सेन। आई हैव क्लियर्ड द ND रिटन एग्जामिनेशन ट्वाइस, in 19 and in 21. I have cleared the SSB interview and got recommended from 2FSB Mysore for NDA 147 course, securing 389 AIR. So basically I was a meriting candidate, but I could not join because medical issues आ गए थे, मेडिकल आउट हो गया and currently ग्रेजुएशन चल रही है। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप इंस्टा पे और इस टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, ग्रुप पे सॉरी। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कोई भी डाउट पूछते हो या फिर आप मुझे मैसेज करते हो तो उससे पहले सोचो कि यार वो आपका डाउट क्लियर हो सकता है क्या, मतलब वीडियो से। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आई हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट, कि मैथ्स को कैसे टैकल करना है, GAT को कैसे टैकल करना है, GAT में हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे करनी है, साइंस वाले को कैसे करना है, नॉन साइंस वाले को कैसे करना है। ठीक है। अब उसके बाद भी मेरे पास बच्चे में से सर मैथ्स के लिए बता दो। तो यार जो चीज़ मैंने वीडियो अपलोड करी पहले एक बार उसको तो देखो तुम, बिकॉज यार देखो ऑनेस्टली मेरे पास अभी इतना आई एम नॉट दैट मच फ्री कि मैं आपको एक एक को रिप्लाई दे पाऊँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन जेन्युइन होगा सो आई विल रिप्लाई, डोंट वरी। बट प्लीज यार बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन थिंक दैट इज द क्वेश्चन वर्थ आस्किंग। वो क्वेश्चन पूछना सच में कुछ जरूरी है या फिर उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास है, तो एक बार वो चेक कर लो यार प्लीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्लाइमेटोलॉजी में हमने दो टर्म्स बहुत जनरल सुनते हैं, एक तो है क्लाइमेट, दूसरा है वेदर। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है यार, पहले वो देख लेते हैं। सो क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी रीजन की एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है ना उसका लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन इज द सम टोटल ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर अ लार्ज टाइम पीरियड। जनरली 32 साल से ज़्यादा होता है।
मतलब हमारे अर्थ का अगर क्लाइमेट देखें तो 32 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लेके हम अगर वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एवरेज लेते हैं ना, वो हमारा क्लाइमेट होता है। अब ये जनरली 30-32 साल होता है, 32 नहीं, मतलब जनरली आप 30 ईयर्स से ज़्यादा ले सकते हो, ठीक है। अब 30 ईयर्स क्यों? बिकॉज ये लार्ज क्या कहते हैं, लार्ज टाइम पीरियड के लिए देखा जाता है। और जो अर्थ के ऊपर जो लार्ज स्केल चेंजेस आते हैं ना, उनको आने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए 30 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड हमको रखना पड़ता है। तो ये होता है बेसिकली क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है लार्ज टाइम पीरियड के लिए, और वेदर होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। वेदर ऑफ एनी रीजन और एरिया इज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ दैट स्मॉल रीजन एट ए गिवन टाइम पीरियड। जैसे समर एक वेदर है, मानसून एक वेदर है, विंटर एक वेदर है। तो ये कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बस। लेकिन क्लाइमेट 32 साल, 30 साल। तो क्लाइमेट लार्ज टर्म कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अर्थ और ऑफ एनी रीजन, और वेदर स्मॉल टाइम कैलकुलेशन है, ठीक है। स्मॉल टर्म मतलब स्मॉल टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, किसी भी रीजन के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारा है क्या? तो एटमॉस्फेयर जो है ना, वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, जस्ट अ सेकेंड। सपोज करो ये हमारी अर्थ है। तो जैसे हमने ज्योग्राफी में देखा था, जियोमॉर्फोलॉजी में, कि हमारी अर्थ के अंदर भी, हमारे अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारे अर्थ के अंदर लेयर्स है, वैसे हमारे अर्थ के ऊपर भी एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? गैसेस का एक ब्लैंकेट है, जो कि अर्थ को चारों ओर से कवर करती है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, एयर एंड एरोसोल्स सराउंडिंग द अर्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो चारों तरफ से है। अब आपका बेसिक क्वेश्चन आएगा कि अर्थ जो है वो स्पेस में सस्पेंडेड है, और उसी के अराउंड है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर उड़ कैसे नहीं गया, मतलब यहीं पे कैसे? तो मैंने आपको बताया कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर जो है वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है, मतलब बंधा हुआ है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेज है, एयर मॉलिक्यूल का कुछ मास है, गैसेस का कुछ मास है, सिमिलरली एरोसोल्स का भी कुछ मास है। तो ग्रेविटी और जो इनके मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अपनी जगह पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली एटमॉस्फेयर होता है। अब आ जाता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में जैसे मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसमें गैसेस हैं और एरोसोल्स हैं। अब गैसेस जो है ना, गैसेस भी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है कांस्टेंट गैसेस, और एक होती है वेरिएबल गैसेस। कांस्टेंट गैसेस जिनका जो कंपोजिशन है वो मोर और लेस सेम रहता है। जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो अप्रोक्सीमेटली हमारे अर्थ में जितनी भी गैसेस हैं उसका 78%, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, 78% जो कंपोजिशन है, जो वेटेज है, वो नाइट्रोजन का है। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऐसे तो 20 पॉइंट समथिंग होता है, बट आई हैव गिवन यू द अप्रोक्सीमेटली 21% हमारे ऑक्सीजन है, 1% आर्गन है। आर्गन 1% से लेस होता है, बट 1 अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। तो ये हमारी कांस्टेंट गैसेज है। नो मैटर क्या हो क्या नहीं हो, इनकी जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहती है, ठीक है। इसी का अपोजिट होती है वेरिएबल गैसेस, जिनकी कंपोजिशन वो चेंज होती रहती है। जैसे वाटर वेपर कभी जैसे बारिश होती है तब तो बहुत ज़्यादा होता है, तब तो बहुत हाई होता है, और कभी जब गर्मी होती है तो बहुत कम होता है। किसी रीजन में ज़्यादा होता है, किसी रीजन में बहुत कम होता है। जैसे राजस्थान के एरियाज देखें तो वहाँ पे बहुत ड्राइनेस होती है। वहीं पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट चल जाए तो वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो अलग अलग रीजन होते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरिएबल गैस, जो कि हमारे ह्यूमन की इंटरफेरेंस की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। एंड सिमिलरली इज द ओजोन गैस। ओजोन जो गैस है वो हमको ओजोनस्फीयर में भी मिलती है, बट नॉर्मल जो हमारा नीचे वाले जो लेयर्स है वहाँ पे भी ओजोन इज नॉट अ कांस्टेंट गैस, ओके। इसका भी वेरिएबल चलता रहता है। अब आ जाते हैं एरोसोल्स पे। एरोसोल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये क्या होता है कि हमारे अर्थ में, जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था कि गैसेस होती है एटमॉस्फेयर, और एरोसोल्स क्या होते हैं? बेसिकली जो छोटे छोटे सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको कंबाइनली एरोसोल्स बोलते हैं।
द एटमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर विच आर कॉल्ड एरोसोल्स। तो जो सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उन्हीं को एरोसोल्स बोलते हैं। अब ये होते कहाँ से, आते कहाँ से? तो ये डस्ट से, सॉल्ट पार्टिकल से, ऑर्गेनिक मैटर सच एज पोलन और वॉल्केनिक ऐश। वॉल्केनो में मैंने बताया था कि वॉल्केनो के साथ में लावा तो निकलता है, साथ साथ में धुआं भी निकलता है, क्लाउड्स बनते हैं। वॉल्केनो में बताया था कि अगर ये वॉल्केनो है तो इसके साथ में लावा तो निकलेगा ही, लेकिन यहाँ पे क्लाउड्स भी निकलेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। तो जो ऐश निकलती है ना, इसके सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं, एंड इसी को कंबाइनली हम एरोसोल्स बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि गैसेस और एरोसोल्स क्या होते हैं, गैसेस में कांस्टेंट कौन सी होती है, वेरिएबल कौन सी होती है। ओके, अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पिछली वाली स्लाइड में बताया कि जैसे, एक सेकेंड, ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे अर्थ का जो इंटीरियर था उसमें भी हमने देखा था कि काफी लेयर्स है। सिमिलरली हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी काफी सारी लेयर्स हैं। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर्स है? तो हमारे एटमॉस्फेयर की ये 5 लेयर्स हैं जो हमें दिख रही है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और ये ग्राउंड से ऊपर जाने का ऑर्डर है। जैसे सपोज करो अगर ये हमारे अर्थ का सरफेस है तो सबसे पहले आएगी ट्रोपोस्फियर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद में मीजोस्फियर, उसके बाद में थर्मोस्फियर एंड उसके बाद में एक्सोस्फियर। यानी 1 2, तो 1 2 3 4 5, यानी सबसे लास्ट वाली ये है, सबसे फर्स्ट वाली ट्रोपोस्फियर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब इनको एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सी लेयर किस हाइट तक रहती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है। और हाँ, इनका जो मतलब इनको जो डिवाइड करा हमने वो टेम्परेचर के बेसिस पे करा है। ठीक है, क्योंकि इनके टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, कितने किस लेवल तक आते हैं और कैसे आते हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे पहली और सबसे लोएस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, सॉरी। तो अर्थ के सरफेस की सबसे पहले वाली जिस लेयर जिसमें हम ह्यूमंस रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। ठीक है, 13 किलोमीटर एवरेज हाइट है। अब क्यों? 8 किलोमीटर हाइट तो है इसके पोल्स पे और अप टू 18 किलोमीटर हाइट है इक्वेटर पे। अब ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसकी जो इक्वेटर पे जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है। तो वो तो एक रीजन है, लेकिन हमको पता है कि हमारे अर्थ में सोल्स्टाइस और और इक्विनॉक्स जैसे दिन आते हैं। एक रीजन तो ये हो गया। तो सोल्स्टाइस पे क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन में थ्रू आउट जो है वो गर्मी ज्यादा रहती है। इस रीजन में थ्रू आउट जो गर्मी है, हीट है, वो ज्यादा रहती है। हीट ज्यादा रहती है तो जो गैसेस है वो हल्की होती है। हमको पता है कि जो गर्म गैस होती है, जो हॉट गैस होती है वो लाइट होती है। जो हॉट गैस होती है वो लाइट होती है और जो कोल्ड होती है वो हैवी होती है। लाइट गैस, हॉट गैस एक्सपैंड करती है, हॉट गैस एक्सपैंड करती है और कोल्ड गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये हमें पता है। ठीक है, बस यही लॉजिक है हमारे जो अर्थ के इक्वेटर पे, क्योंकि ये इस एरिया में ट्रॉपिकल रीजन में हीट ज्यादा रहती है। तो हीट ज्यादा रहती है, जो यहाँ पे गैसेज रहती है एटमोसफेयर में वो ज्यादा हाइट तक एक्सपैंड करती है। ठीक है, और यहाँ तक हमारा ट्रोपोस्फियर आता है। इसी का उल्टा पोल्स पे जो गैसेज, क्योंकि पोल्स ठंडे रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, वो ठंडे रहते हैं, तो वहाँ पे जो गैसेज है वो कम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो कम हाइट तक एक्सपैंड करती है। एंड इसी वजह से जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है, उसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ। इसी वजह से ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो इक्वेटर के यहाँ से ज्यादा है और पोल्स के यहाँ से कम है। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये पॉइंट। ये पॉइंट कैसे आया
हीट में क्या इनका डिफरेंस रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों रहता है, एक्सपेंशन कैसे रहता है, वो ज्योग्राफी के आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना समझ लो आप। ओके, तो एवरेज है 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पोल्स पे और 18 किलोमीटर इक्वेटर पे। ऑल दी वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन दिस एटमोसफेयर इज अवेलेबल इन दिस लेयर। मतलब हमारे अर्थ पे, मतलब हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में जितनी भी वाटर वेपर है वो सारी इसी लेयर में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर, एक रीजन तो ये है कि थोड़ा सा हैवी रहता है, और दूसरा जो भी क्लाइमेट्स और जो भी क्लाउड्स बनते हैं ना वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि सारे, और मतलब वाटर वेपर से ही सारे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होती है, तो वाटर वेपर बीइंग हैवी गैस इसी लेयर में रहती है। एंड इसी वजह से, क्योंकि वाटर वेपर सारे इसी लेयर में रहती है, तो सारी जो क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है वो सारा ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर कहीं पे भी हमको कोई विंड चलती हुई, प्रेशर डिफरेंस, जो भी हमारे क्लाइमेटिक फिनोमिना होते हैं वो हमको नहीं मिलेंगे। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल लैप्स रेट। लैप्स रेट अभी आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, बट बेसिकली आप ये समझ लो कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है। तो जैसे जैसे हम हाइट अचीव करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करता जाता है। एंड इसका एक रेट होता है कि 1 किलोमीटर में इतने डिफरेंस, इतने टेम्परेचर जो है, इतने डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसी को हम लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 6.3 डिग्री पर किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ में ट्रोपोस्फियर में घटता है, और ये जो लेयर है वो ट्रोपोपोज के साथ में एंड होती है, जो कि जोन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब जोन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों है, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बताऊंगा मैं ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा आप इसको सोचो। सपोज करो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, मतलब मैं दो एक्सिस ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये है हाइट की, इस पे हाइट है और इस पे है टेम्परेचर। सपोज करो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर है 30 डिग्रीज, जीरो पे, सी सी लेवल पे। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन ट्रोपोपोज आने पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट जा रहा है। अब कांस्टेंट क्यों जा रहा है आप खुद सोचो। अगर टेम्परेचर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में भी अगर कम होना होता तो कांस्टेंट नहीं होता, तो वो कॉन्स्टेंटली घटता रहता। क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रोपोस्फीयर में वापस से बढ़ेगा टेम्परेचर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे ये पॉज आता है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। जिसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, जिसमें क्या यहाँ से टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट बढ़ने से पहले एक बार कांस्टेंट भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये कम हो रहा तो एकदम से यूं हो जाएगा। कम होगा धीरे धीरे, पहले कांस्टेंट होगा फिर वापस से बढ़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट वाला जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। और हाँ, ट्रोपोपोज के जैसे स्ट्रेटोपोज भी होता है, मीजोपोज भी होता है। तो जहां पे भी ये पॉज वर्ड आ जाए, जहां पर भी ये पॉज वर्ड आ जाए, समझ लेना वो एक जोन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जोन है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर। 50 किलोमीटर की हाइट तक रहती है, मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स। अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर्स तक तो हमारा ट्रोपोस्फियर रहता है। उसके बाद में ये हमारा ग्राउंड है, 13 किलोमीटर्स तक ट्रोपोपोज, फिर उसके बाद में 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फियर, मतलब ट्रोपोस्फियर, और उसके 50 किलोमीटर्स तक स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इट इज कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ क्लाउड्स। मैंने आपको बताया था कि वाटर वेपर से क्लाउड्स बनते हैं, एंड वाटर वेपर जो है वो सारी ट्रोपोस्फियर में रहती है। तो इस वजह से स्ट्रेटोस्फियर में कोई क्लाउड्स ही बनते हैं, एंड इसी वजह से क्लाउड्स भी नहीं है, क्लाउड्स नहीं है तो कोई मीटरोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, तो इसमें कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमिना नहीं होता। एंड क्योंकि इसमें एयर डिस्टर्बेंसेस नहीं होता, क्योंकि जो क्लाइमेटिक फिनोमिना होता है उसी से एयर डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। क्योंकि इसमें एयर डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, तो ये वाली जो लेयर है वो फ्लाइंग के लिए आइडल रहती है। एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए बिल्कुल आइडल रहती है। जिसने फ्लाई करा होगा किसी एयरक्राफ्ट में उसको पता होगा कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ के बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, बादलों के ऊपर फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली फ्लाई कर सकता है।
दिस लेयर एंड्स विद ट्रोपोपॉज। अब अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर घटता है, फिर जोन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर आता है। कांस्टेंट टेम्परेचर आना मतलब स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद फिर से एक जोन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, इसका मतलब यहाँ से फिर से घटेगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से घटता है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता क्यों है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? बढ़ता इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रेटोस्फियर की बीच में एक लेयर होती है ओजोनोस्फियर। जैसे ये पूरी स्ट्रेटोस्फियर है तो इसके बीच में एक यहाँ पे लेयर होगी ओजोनोस्फियर, इसके बीच में एक सैंडविच लेयर है। ओजोनोस्फियर क्या करती है कि हमारे सन से, इस सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको एब्जॉर्ब करती है। इन दिस लेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन गैस एंड इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज बाय ब्लॉकिंग देम इन दिस लेयर। ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ से जो भी रेज आती है, बिकॉज सन तो है वो जो एनर्जी है वो रेडिएट कर रहा है तो वो सारी उसमें वेवलेंथ में एमिट करता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो उसको ओजोन गैस रोक लेती है, वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब सपोज करो एक ये पार्टिकल है एंड ये अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो इसमें हीट एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि अगर, बिकॉज ये हमको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पहले वो वेव की फॉर्म में थी, फिर वो जब ओजोन एब्सॉर्ब कर लेगी तो ओजोन वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो एनर्जी एब्सॉर्ब करती है तो टेम्परेचर इस लेयर का बढ़ जाता है। एंड इसी वजह से ओजोनोस्फीयर की वजह से ही स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले थी ट्रोपोस्फीयर, दूसरी है सेकंड है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट इज मीजोस्फीयर। थर्ड लेयर है, कहाँ तक एक्सटेंड करती है? 80 किलोमीटर तक। ये 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको कवर करने के हिसाब से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ये फ्लाइंग वाला, क्लाउड्स वाला, फ्लाइंग वाला, स्ट्रेटोपोज, ओजोनोस्फीयर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर घटता है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोपॉज, सॉरी सबसे पहले ट्रोपोपॉज, ये है ट्रोपोपॉज, उसके बाद में बढ़ता है, फिर वापस स्ट्रेटोपॉज। अब क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है तो यहाँ से वापस कम होना चालू होगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वापस से कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इसमें जो जो भी हमारे जो मीटेरॉइड्स अर्थ पे आते हैं और वो जो जलते हैं वो इसी लेयर में बर्न अप होते हैं, मीटेरॉइड्स। तो इसको आप एम से याद रख सकते हो, एम फॉर मीजोपॉज, एम फॉर मीटेरॉइड्स बर्निंग। ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेना, एम फॉर मीजोस्फीयर, एम फॉर मीजोस्फीयर एंड एम फॉर मेटेरॉइड्स बर्निंग। मीजोपॉज इज द अपर लिमिट, अगेन मीजोपॉज इज द अपर लिमिट, यानी टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो कईयों को टेम्परेचर कौन सी लेयर में कैसे टेम्परेचर बढ़ता है कम होता है उसमें कंफ्यूजन होती है। मैं आपको साथ साथ याद करा रहा हूँ। ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर घटता है, बस ये याद रख लो। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर आता है ट्रोपोपॉज, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब फिर से बढ़ेगा। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है स्ट्रेटोपॉज, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर की लेयर, मतलब बीच में एक छोटी सी लेयर। कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब वापस से कम होगा, कम होता है। फिर मीजोस्फीयर के बाद में फिर से आता है मीजोपॉज, यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो रहा है तो वापस से बढ़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको याद हो गया होगा कि कौन से में कैसे बढ़ता है। ये है ट्रोपोस्फीयर, ये वाली जो लेयर है ये है ट्रोपोपॉज, ये है स्ट्रेटोस्फीयर, ये है स्ट्रेटोपॉज, ये है मीजोस्फीयर, ये है मीजोपॉज एंड ये है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर एज द नेम सजेस्ट। थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मो हम पढ़ते हैं हीट से रिलेटेड होता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर से रिलेटेड। एज द नेम सजेस्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन दिस लेयर। इस लेयर पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब इस लेयर में क्यों इंक्रीज होता है? आयनोस्फीयर की वजह से। इसमें जो भी
इसमें जो गैसेस होती है, मतलब गैसेस तो नहीं होती, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं वो आयन की फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि आयन की फॉर्म में रहते हैं, आयन जो है वो हीट उनमें होती है, एंड आयंस जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं तो आसपास में हीट इमिट करते हैं, एंड इसी वजह से टेम्परेचर वहां पे बढ़ता है। अब क्योंकि आयंस रहते हैं तो आयंस जो है वो रेडियो ट्रांसमिशन की जो वेव्स होती है उनको रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है वो भी इसी लेयर की वजह से हो पाता है, थर्मोस्फेयर की वजह से ही। थर्मोस्फेयर में जो आयनोस्फेयर होती है उसी की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन भी हो पाता है। और जो ऑरोराज होता है वो इसी लेयर में ऑकर होता है। ऑरोराज बेसिकली क्या होता है, आपने कहीं शायद मूवीज में और टीवी में देखा होगा कि क्लाउड्स में अलग अलग ग्रीन ब्लू कलर की हवा में एटमोसफेयर में लाइट्स बनती है। तो जो लाइट्स वो बनती है ना, वो इसी वजह से बनती है। होता बेसिकली क्या है, जो हमारा सन है वहां से सोलर विंड निकलती है। सोलर विंड जो निकलती है वहां पे प्लाज्मा होता है, तो वहां से भी आयंस के फॉर्म में वो सोलर विंड निकलती है। और जब एटमोसफेयर में हमारे एंटर होती है तो थर्मोस्फेयर के अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों आयंस जब इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं। जो एनर्जी इमिट करते हैं वो होती है लाइट की फॉर्म में एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, तो जो ऑरोरास होते हैं वो भी इसी लेयर में बनते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोस्फियर, सबसे ऊंची लेयर है, बहुत पतली लेयर है, हाइड्रोजन और हीलियम से बनती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है वेदर सैटेलाइट्स वाला, और सेकंड पे हाइड्रोजन हीलियम वाला। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये यहाँ तक आते आते ये स्पेस के साथ में डिसॉल्व हो जाती है। एक्सोस्फीयर कहाँ पे खत्म होती है, कहाँ पे खत्म होती है, इसकी कोई प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, बिकॉज ये काफी मतलब डाइल्यूट हो जाती है। ऊपर तक जाते जाते एक्सोस्फीयर बहुत डाइल्यूट हो जाता है और ये सीधा स्पेस में मिल जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर वेदर सैटेलाइट्स होती है, बहुत ही पतली होती है, मतलब इस बहुत डेंसिटी जो होती है ना इस लेयर की वो बहुत कम होती है। तो ये एक क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, 12 से 18 किलोमीटर के बीच में टेम्परेचर घटता है 15 डिग्री से -56, फिर 11 से 50 किलोमीटर 56 से ज़्यादा हुआ टेम्परेचर बढ़ता है, फिर यहाँ से वापस टेम्परेचर कम होता है 80 टू 90 किलोमीटर्स। मीटेरॉइड्स यहाँ पे बर्न अप हो जाते हैं, जो वेदर बलून्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। ठीक है, फिर टेम्परेचर वापस बढ़ता है और देखो किस एक्सटेंट तक बढ़ा, -86 से 1200 डिग्री सेल्सियस, और यहीं पे ओरोरास बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सोस्फियर, ये सीधा स्पेस में डाइल्यूट हो जाती है। एक क्विक रिवीजन। फिर उसके बाद में है सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर तो पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन एटमॉस्फेयर की ऐसी क्या नीड है हमारी लाइफ में, सिग्निफिकेंस तो कुछ समझे। तो अब हम ऑक्सीजन लेते हैं, फ्लोरा फोना जो भी है ऑक्सीजन पे चल रही है, और काफ़ी अदर गैसेस पे, नॉट जस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन जी हो, ये सारी जो गैसेस हैं ये हमको एटमॉस्फेयर की वजह से ही मिलती है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये गैसेस नहीं होगी, गैसेस नहीं होगी तो ह्यूमन लाइफ, फ्लोरा और खोना, कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी हमारे अर्थ पे। जो स्काई है, जो हमको दिखता है ना, हमें पता है कि जो हमारा स्काई है वो हमको ब्लू दिखता है दिन में। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग का जो फिनोमिना होता है, बाकी सारे कलर बच जाते, ब्लू बच जाते, तो हमको ब्लू कलर नजर आता है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो जो स्काई है वो ब्लैक कलर का रहेगा थ्रू आउट। हमेशा जो स्काई है वो काला ही रहेगा। मैंने आपको बताया कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो क्लाउड से होता है, क्लाउड्स एटमॉस्फेयर का पार्ट है। क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो भी ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। मीटराइट्स अर्थ को आकर हिट करते रहेंगे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो। साउंड जो हमको पता है कि साउंड जो होता है वो एयर की प्रेशर की वजह से चलता है। मतलब सपोज करो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, वो साउंड वेव चल के माइक में जा रही है, माइक से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर आपके पास आ रही है। लेकिन आप अगर किसी को बोलते हो तो वो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तभी तो आप बोल पा रहे हो। आप बोलोगे फिर यहाँ पे कंप्रेशन और वो रेयरफेक्शन वाला फिनोमेना होता है, तभी तो हम हमारी बात बोल पाते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो अर्थ पे कोई साउंड भी नहीं होगा। ठीक है, एंड उसी तरीके से फ्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है। प्रेशर डिफरेंस कब बनेगा? प्रेशर डिफरेंस तभी तो बनेगा जब कुछ एयर होगी। अगर कहीं पे प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है,
अगर कहीं पे प्रेशर बहुत कम है, मतलब वहाँ पे क्या एयर मॉलिक्यूल्स दूर-दूर है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। लेकिन तब होगा ना जब ये एयर होगी यहाँ पे। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा और फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स एयरक्राफ्ट कुड नॉट बी पॉसिबल। मतलब अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो एटमॉस्फेयर के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा ह्यूमंस का। एंड ह्यूमंस का क्या, किसी भी स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट एटमॉस्फेयर। सो ये हमारा एटमॉस्फेयर का था। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड माय नेम इज लक्षित सेन। यू कैन फॉलो मी ऑन दीज 2 प्लेटफॉर्म्स। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। कमेंट करो आपको कैसा लगा। एंड हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड हाँ, जो वीडियोस हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो आपको अपलोड करूँ। एंड आप अपनी साइड से पेशेंस बना के रखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।